Morning, children. I, Babita Parmar, welcome you all in your own channel, Physics की आवाज़, providing you physics easy notes. बच्चों, हम कर रहे हैं यूनिट 4 चैप्टर नंबर 6 वर्क एनर्जी पार, और आज हमारा जो है लेक्चर नंबर 8 स्टार्ट होने वाला है. इसमें हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी करेंगे. पर एक छोटी सी चीज़, इसको स्टार्ट करने से पहले, जब हमने लेक्चर 6 में पोटेंशियल एनर्जी पढ़ रहे थे तो आपको मैंने पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला बताया था. U इज़ इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर. यहाँ थोड़ी सी कुछ इम्पॉर्टेंट बातें थी जो मैंने आपको बतानी थी. ऐसे ये पॉइंट्स आपको याद रखने हैं, इसलिए मैं इसको इतने से पोर्शन पे थोड़ी सी कुछ बातें बताऊंगी. पहली बात तो इसमें जो K यूज़ किया, कई बार क्वेश्चन एग्ज़ाम में आ जाता है कि ये जो स्प्रिंग कांस्टेंट है या फोर्स कांस्टेंट है, ये क्या होता है. दिस K स्प्रिंग कांस्टेंट, इसकी डेफिनेशन हमने नहीं की थी. स्प्रिंग कांस्टेंट या फिर फोर्स कांस्टेंट. तो ये हमारा जो हमने कहा कि डायरेक्टली K जो होता है, दिस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट कहा था. वहाँ से हमने ये निकाला था द स्मॉल K इज़ इक्वल टू माइनस द डिस्प्लेसमेंट. द फोर्स इज़ डायरेक्टली द स्प्रिंग फोर्स या जो रेस्टोरिंग फोर्स है, फोर्स इज़ डायरेक्टली नॉट K, इट्स F, सॉरी, F इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट. F इज़ इक्वल टू प्रोपोर्शनैलिटी की जगह पर आ गया था हमारा small k. I'll write in the next line. F is equal to the constant K into y, और नेगेटिव साइन था बिकॉज अपोजिट डायरेक्शन में रेस्टोरिंग फोर्स या फोर्स कांस्टेंट या स्प्रिंग कांस्टेंट जो है वो एग्जिस्ट करता है. तो इसमें K की डेफिनेशन करनी थी, तो K इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, दिस K विल बी इक्वल टू F अपॉन y. Now this, it is F upon y. What is this F? Restoring force. Yeah, so the restoring force per unit displacement, restoring force per unit displacement जो है is called स्प्रिंग कांस्टेंट या फिर फोर्स कांस्टेंट. ये एक डेफिनेशन इम्पॉर्टेंट है, कई बार ये 2 मार्क क्वेश्चन में भी उठा के देते हैं. इसकी यूनिट पूछ लेते हैं, इसकी SI. सो यूनिट, क्योंकि फोर्स अपॉन ये है तो SI यूनिट क्या हो जाएगी, न्यूटन पर मीटर. अगर CGS में जाओगे तो क्या हो जाएगी, डायन पर सेंटीमीटर. अगर इसकी डायमेंशनल फॉर्मूला पूछ लिया, डायमेंशनल फॉर्मूला, तो फोर्स ऊपर है, नीचे डिस्प्लेसमेंट है. सो दिस K फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन, mL_t-2 डिवाइडेड बाय L. सो दिस विल बी इक्वल टू व्हाट, mL0 t-2. तो इतना सा क्वेश्चन ये 2 मार्क्स में आ जाता है. सो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट. ये चीज़ एक रह गई थी. दूसरी एक और बात मैंने यहाँ बतानी थी आपको कि ये फॉर्मूला में एक्स स्क्वायर आ रहा है. चाहे आप स्प्रिंग को खींच लीजिए, चाहे वो स्प्रिंग कंप्रेस हो जाती है, तो ये जो भी अगर नेगेटिव साइड को जा रही है तब भी स्क्वायर करके वैल्यू क्या आती है, पॉजिटिव आती है. तो जो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी होती है, इट इज़ ऑलवेज पॉजिटिव. यहाँ कहीं मैं देखती हूँ अगर जगह है तो आई राइट, ये दिस इज स्टार 1, स्टार 2 मैं यहाँ लिख देती हूँ, ठीक है. दिस इज एक्स्ट्रा स्टार 2. ये बात याद रखनी है, ये अलग है, ठीक है, इसके साथ नहीं है. सो स्टार 2 बात जो होगी, दैट विल बी योर दैट इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी जो है, US की फॉर्मूला कितनी आई थी हमारी, हाफ के एक्स स्क्वायर. सो दिस US इज ऑलवेज पॉजिटिव बिकॉज ऑफ एक्स स्क्वायर. स्क्वायर जो है पॉजिटिव का भी, इट्स गोइंग टू बी
प्लस, तो ये एक चीज़ ये पॉजिटिव होती है। देन ये हमेशा वैल्यू इंक्रीज ही होगी, चाहे आपका स्प्रिंग कंप्रेस हो रहा है चाहे वो एक्सपैंड हो रहा है। सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इंक्रीजेस, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी increases when spring is stretched or compressed। ठीक है, कुछ भी हो उसकी पोटेंशियल एनर्जी जो है वो इंक्रीज ही होती है। और वो तो मैं पहले बताई चुकी थी कि रिलैक्स पोजीशन में जो एजम्पशन ही हम लेते हैं कि कोई फोर्स उस पर एक्ट नहीं कर रहा है, तो दैट टाइम इन रिलैक्स पोजीशन, in relax position, restoring force on spring जो होगा is zero, therefore the elastic potential energy is also zero relax position पे। तो ये सारी चीज़ें जो है जरा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में आ जाती है, ये थोड़ी सी छूट गई थी इसलिए मैंने आपको ये दोबारा से बता दी। ठीक है, अब आते हैं हम आज के टॉपिक पे बच्चे। आज हमने पढ़ना है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। जो मैकेनिकल एनर्जी है दैट इज़ व्हाट काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी का जो सम होता है दैट इज़ कॉल्ड एज अ मैकेनिकल एनर्जी। अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, सिंपल अगर एनर्जी पूछते तो हम कहते थे एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बदल जाती है, उसको हम कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। जब कंजर्वेटिव फोर्स एनर्जी की बात, ये मैकेनिकल एनर्जी की बात ये करते हैं तो हमारे दिमाग में आ जाता है कि काइनेटिक एंड पोटेंशियल की बात हो रही है। तो इस लॉ के हिसाब से अंडर कंजर्वेटिव फोर्स, अगर कंजर्वेटिव फोर्स है, क्योंकि हमको मालूम है जो दो चीज़ें अभी हम पहले पढ़ चुके हैं, एक हमने काइनेटिक एनर्जी बच्चे पढ़ी थी, एक हमने पोटेंशियल एनर्जी पढ़ी थी। जब पोटेंशियल एनर्जी की बात होती थी तो हम कहते थे चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी की जो डेफिनेशन है उसके हिसाब से दिस इज़ द वर्क डन ऑन कंजर्वेटिव फोर्स। पोटेंशियल एनर्जी हमेशा ही कंजर्वेटिव फोर्स के ऊपर डिफाइन होती थी, लेकिन वो जो काइनेटिक एनर्जी है उसमें वर्क एनर्जी थ्योरम हमने पढ़ी थी, उसमें वर्क इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी पड़ी थी। तो ये जो वर्क है इट कैन बी ऑन कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस, लेकिन ये जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन है ये कंजर्वेटिव फोर्स के ऊपर ही है। व्हेन कंजर्वेटिव फोर्स, अंडर कंजर्वेटिव फोर्स जो सिस्टम होगा उसकी जो मैकेनिकल एनर्जी होगी दैट इज कंजर्व्ड, दैट मीन्स अंडर द इफेक्ट ऑफ द कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्स के करंट जो भी चेंजेस आ रहे होंगे इनकी एनर्जीज़ में, इनिशियल एंड फाइनली वो सेम रहती हैं, ये इस लॉ ने कहा है। तो हम यहाँ पर जब ये थ्योरम पढ़ी थी तब हमने ये बात नहीं की थी कि ये केवल कंजर्वेटिव फोर्स के लिए है कि नहीं, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी वेरी श्योर कि पोटेंशियल एनर्जी तो हम डिफाइन ही कंजर्वेटिव फोर्स के द्वारा किए गए काम पर करते हैं। ठीक है, सो हियर व्हाट विल डू इज़, ये जो स्टेटमेंट है ये कि कहती है अकॉर्डिंग टू दिस law, according to the law of conservation of mechanical energy, under conservative force, the mechanical energy remains constant, that is your final kinetic energy plus final potential energy is equal to initial potential energy plus इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। गलती से व्यू कर रही हूँ, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, मतलब सम जो है इनका फाइनल है। ये जो स्टेटमेंट है ये किसके अंडर दी है, दिस इज व्हाट दे सेड अंडर कंजर्वेटिव फोर्स।
और बच्चे कंजर्वेटिव फोर्स पढ़ा था। कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है? वो वाले फोर्स जिनके द्वारा किया गया काम केवल इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर डिपेंड करता है, रास्ते के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, उसको कहते हैं कंजर्वेटिव फोर्स। और कंजर्वेटिव फोर्स में क्या क्या पढ़ा था बच्चे हमने? आपका ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, स्प्रिंग फोर्स, ये सब कैसे है? कंजर्वेटिव फोर्सेस हैं। और क्लोज लूप में दे आर ऑलवेज इक्वल टू, द वर्क डन बाय देम इज ऑलवेज इक्वल टू 0। और नॉन कंजर्वेटिव कौन से होते हैं? जिसमें कि वो रास्ते पर डिपेंड करता है, कौन से रास्ते से वो जा रहे हैं। उसमें हमने पढ़ा था फ्रिक्शनल फोर्स। सो लॉ ऑफ कंजर्वेशन की जब बात हो रही है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, तो इसमें स्पेसिफाई किया हुआ है अंडर कंजर्वेटिव फोर्स जो है मैकेनिकल एनर्जी जो रिमेन्स कांस्टेंट, एंड मैकेनिकल एनर्जी सम ऑफ दिस पोटेंशियल एंड द काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, अब मान लीजिए इसका प्रूफ देने के लिए कहा है। स्टेट नाउ विल स्टार्ट विद द प्रूफ पार्ट। इन्होंने ये कहा कि ये चीज़ प्रूफ करो, तो हम क्या करेंगे कि मान लीजिए कि अंडर द एक्शन ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स, लेट अंडर द एक्शन ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स, हम एक्स डायरेक्शन में ले रहे हैं, a body is displaced by delta x, इतना इसमें डिस्प्लेसमेंट है। Now according to work energy theorem के हिसाब से this work will be equal to the force Fx, मैं डॉट प्रोडक्ट नहीं ले रही हूँ यहाँ पर because the both are in the same direction, is equal to K final minus K initial, change in kinetic energy बोलते थे, that is equal to say delta K. So here we have the relation that F x delta x is equal to delta K, change in the kinetic energy. This is what one equation I have. चाहे यहाँ स्पेसिफाई कर दीजिए कि F is what? Final kinetic energy, Ki is initial kinetic energy. ठीक है, सो अंडर द एक्शन ऑफ कंजर्वेटिव पोटेंशियल एनर्जी कैसे डिफाइन होती है? देन दिस इज अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी थ्योरम एंड अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ चेंज इन potential energy, what we have, that was u final minus u initial is equal to negative work done by conservative force. This is the definition. So this delta u, change in this, will be equal to negative work done by the conservative force. Work done is given as, ये भी कंजर्वेटिव फोर्स में ही एफ डेल्टा एक्स हमने लिया। यहाँ भी हम इसको ऐसे डिफाइन, sorry, so this will be equal to your delta u is equal to minus fx delta x हो जाएगा. Work done will be this. This is my second equation. If you see 1 and 2, what you conclude? यहाँ fx delta x is delta k, यहाँ minus fx delta x is equal to delta u. So इन दोनों की इक्वेशन से आ जाता है delta k is equal to delta u. From 1 and 2,
आप अगर 1 एंड 2 को बच्चे देखते हैं तो वहाँ से आप क्या कंक्लूड करते हैं, डेल्टा के इज इक्वल टू माइनस डेल्टा यू, लाइक दिस, और आई कैन राइट दिस एज डेल्टा के प्लस डेल्टा यू is equal to 0, or small change in this kinetic energy and the potential energy is equal to 0. So this is a small change हम इसमें देख रहे हैं, तो it means we can say that differential जब constant quantity का ही 0 आता है. So यहाँ से अगर उस point of view से भी देखते हैं तो this implies that काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू क्या है, कांस्टेंट है, बिकॉज वी आर सेइंग दैट अ स्मॉल चेंज इज 0, सो दैट मीन्स द सम इज कांस्टेंट. नाउ अगर कोई बॉडी डिस्प्लेस हो जाती है, यहाँ से हम ये कंक्लूजन दिस इम्प्लाइज कि इफ अ बॉडी डिस्प्लेस from initial position xi to final position xf under the action of conservative force, दिस इज कोई नाम दिया हमने 1 2 3, then equation 3 can be written as k final plus u final is equal to k initial plus u initial, and this is your law of conservation, hence it is proved. ठीक है, ये हो गया. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आपको एग्जाम में आता है पहले या तो ये प्रूफ करने को नहीं देंगे, सीधा क्वेश्चन इस तरह से आ जाता है कि स्टेट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी. कई बार मैकेनिकल की जगह सिंपल एनर्जी भी बोल देते, तब तो बोलोगे एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, बट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी एंड शो दैट फॉर अ freely falling body, the mechanical energy is conserved. इस तरह से लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी एंड देन फ्री फॉलिंग बॉडी में आप इसको प्रूव करें कि ये कंजर्व होता है. सो व्हाट आई डू इज़, पहले तो स्टेटमेंट की बात आई, तो स्टेटमेंट में तो बच्चे आपने जो मैंने पिछले क्वेश्चन में लिखा है स्टेटमेंट आप अपने आप लिखेंगे, यानी आपने सिर्फ ये लाइन लिखनी है, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी under conservative forces the mechanical energy remains constant, that this is, ये इतना सा लिखोगे आप इसमें. ठीक है, ये प्रूव करने की आपको ज़रूरत नहीं है आप, क्योंकि फ्री फॉलिंग बॉडी आपने देनी है, मैकेनिकल एनर्जी ऑफ अ फ्री फॉलिंग बॉडी इज कंजर्व्ड का है. सो हम यहाँ पर लेंगे लेट अ बॉडी ऑफ मास m is made to fall freely from certain height, taking 0 air resistance.
क्योंकि ये एयर रेजिस्टेंस जो है वो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है. सो दिस इज हमने कंसिडर किया सच दैट एम मास तो डिसाइड हो गया. ये यहाँ से ये आपका ग्राउंड हो गया. ए पॉइंट से आपने एम मास को गिराया और ये एच डिस्टेंस पे मान लीजिए. एच इज़ द हाइट फ्रॉम वेयर द मास इज ड्रॉप्ड. और बीच में एक पॉइंट बी है, फिर हिट जहाँ करता है वो पॉइंट सी है. ए से बी का डिस्टेंस मान लेते हैं कि एक्स डिस्टेंस पे ये बी पे पहुँचा. ठीक है, तो बचा हुआ डिस्टेंस बी की कितने इस पे रह जाएगा ये. दिस विल बी हाउ मच, दिस विल बी h minus x such that A is point above ground from where M is dropped. C is point on ground where M hits. H is height of a height from where M is dropped. B is point in between A and B where M is at any instant. And x क्या है बच्चे, distance between A and B. ये सारी जो डायग्राम है उसके हिसाब से इतनी चीज़ें हमारे पास आ गई. अब देखते हैं पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी, इन पे मैकेनिकल एनर्जी कितनी है. नाउ मैकेनिकल एनर्जी ऑफ अ बॉडी जो होती है निकालनी है. सो पहले लेते हैं हम एट पॉइंट ए. सो ए से हमने ड्रॉप किया. सो काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट ए विल बी इक्वल टू हाउ मच, हाफ एम वी ए स्क्वायर, जितनी वहाँ पर वेलोसिटी होगी उसकी. तो वहाँ क्या हुआ, तो हमने रेस्ट पे था उधर से ड्रॉप कर दिया. So this UA VA velocity at A is equal to 0. So this will be equal to kinetic energy at A will be 0 because velocity at A is 0. And then potential energy at A, which you can write it as UA, is equal to कितना हो जाएगा, M constant, G constant, HA, height of point A. This will be equal to simply mgh. UA will be this. Therefore, mechanical energy at A will be equal to kinetic energy plus the potential energy. इसको हम k से रिप्रेजेंट करते हैं ना, चलो k ले लेते हैं. तो इट विल बी k a plus u a. So this mechanical energy will be equal to how much, kinetic energy is 0 plus mgh. So it is simply mgh. ये कौन सी हो गई आपकी मैकेनिकल एनर्जी. कहाँ पर, ए पॉइंट पर. दिस इज माय फर्स्ट एक्सप्रेशन. आप लेते हैं एट पॉइंट बी. बी पे आ जाते हैं. तो बी पे काइनेटिक एनर्जी एट बी विल बी इक्वल टू हाफ एम
वी बी स्क्वायर। अब आपको ये तो पता नहीं है कि वी बी की वैल्यू कितनी है। सो वी बी के लिए क्या करेंगे, इनिशियल वेलोसिटी फ्रॉम ए टू बी, अगर आप देखें ए से बी की तरफ मूव करते हैं, देन योर डिस्प्लेसमेंट नीचे, अच्छा जब भी फ्री फॉलिंग बॉडी होती है, आपको याद होगा मैंने बताया था कि जब भी हम ऊपर को मेजरमेंट्स लेते हैं वी टेक देम एज पॉजिटिव, नीचे की तरफ को जो भी लेंगे दैट दे आर टेकन एज नेगेटिव, एंड जी इज़ ऑलवेज नेगेटिव। किसके लिए था ये, फ्री फॉलिंग बॉडी के जो न्यूमेरिकल्स हमने किए हैं सेकेंड चैप्टर में। सो वहाँ पे मैंने ये कॉन्सेप्ट दिया हुआ था, ए से बी जो जा रहे हैं तो कितना डिस्टेंस वो ट्रेवल कर रहा है, नीचे की तरफ बॉल आ रही है दैट इज़ -x, एक्सेलरेशन कितना है उसका -g, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जी तो हमेशा ही नेगेटिव होती है इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। वेलोसिटी एट बी ये आपको पता करना है, दिस वी बी इज़ नथिंग बट दिस इज़ फाइनल वेलोसिटी है ना, दिस इज़ फाइनल वेलोसिटी एट बी। उसके बाद इनिशियल वेलोसिटी वाज 0 क्योंकि वो कैसा था, पहले रेस्ट पे था जहाँ से आपने गिराया। तो आपके पास ये इक्वेशन है, तो आप कौन सी वाली इक्वेशन यूज़ कर लोगे, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। सो यूजिंग v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, v स्क्वायर की जगह आ जाएगा vb स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 into acceleration is -g, the distance is minus x, so here you have b square is equal to 2gx। ठीक है, सब्स्टिट्यूट कर देते हैं इसमें। This implies that kinetic energy at point B will be equal to half m vb square की जगह क्या जाएगा 2gx, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 2 से 2 कट जाएगा। सो काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट बी विल बी इक्वल टू mgx। ठीक है, नाउ पोटेंशियल एनर्जी एट बी, दैट इज दिस इज योर काइनेटिक एनर्जी एट बी की बात हो रही थी। पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा, यू बी विल बी इक्वल टू mgh बी। तो कितनी हाइट है बी पॉइंट की, दैट इज h माइनस एक्स हाइट पर है वो। सो दिस विल बी रिटन एज mg h माइनस एक्स। रिमेंबर नीचे वाला जो ये हाइट है दिस इज mg h माइनस एक्स। So this is UB is this much. Now this is small a, this is small b. From small a and small b, नहीं भी लिखते हम डायरेक्टली लिख देते, therefore mechanical energy at B will be equal to kinetic energy at B plus potential energy at B, which will be equal to how much, mgx plus mgh minus x, which is equal to mgx plus mgh minus mgx। ये कट जाता, आंसर आता हमारा mgh, यानी मैकेनिकल एनर्जी एट पॉइंट बी कितना होना था, मैकेनिकल एनर्जी एट पॉइंट बी विल बी इक्वल टू mgh। ये हमारी आ गई सेकेंड स्टेटमेंट। अब आते हैं हम एट पॉइंट सी। पॉइंट सी पे भी देख लेते हैं क्या है। सो this here kinetic energy at C is equal to kc will be equal to half mvc square, यानी vc आपको निकालना पड़ेगा कि वैल्यू कितनी है।
अब सी पे जाने के लिए उसने कितना डिस्टेंस है, वी इनिशियल वेलोसिटी आपको पता है फ्रॉम ए टू सी हमने देखा कि इनिशियल वेलोसिटी वाज इक्वल टू 0, देन जो डिस्टेंस वो ट्रेवल कर रहा था दैट वाज माइनस एच, एक्सेलरेशन जो हो रहा है दैट इज़ माइनस जी, और फाइनल वेलोसिटी दैट इज़ वी बी, सॉरी वी सी, जिसको कि जो कि आपको पता होनी चाहिए, आपको पता नहीं है। तो यहाँ से वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2a, इसका रिलेशन यूज़ कर लेते हैं। सो यूजिंग वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, अगर ये यूज़ करते हैं हम तो हमारा क्या हो जाता है, वी स्क्वायर की जगह आ जाएगा आपका वी सी स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 माइनस जी माइनस एच, सो वी सी स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh. This implies that kinetic energy at point C will be equal to half mvc स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा 2gh, 2 से 2 कट जाएगा, सो काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट C जो होगा दैट इज mgh ही आया, and potential energy at C will be equal to how much, uc will be equal to mg height of point C. height of point C कितना है, that is mg into 0, it's on the ground, so uc is equal to 0. Therefore mechanical energy at point C is equal to kinetic energy at C plus potential energy at C, कितना आएगा mgh plus 0, so this is mgh, your mechanical energy at point C is equal to mgh. ये आपका आ गया 3. so from 1, 2 and 3 आपको क्या पता लग रहा है बच्चे कि mgh ही आ रहा है। so from 1, 2 and 3 mechanical energy at A is equal to mechanical energy at B is equal to mechanical energy at C is equal to mgh. Hence mechanical energy of freely falling body under conservative force, हम केवल ग्रेविटेशनल फोर्स की बात कर रहे हैं, कंजर्वेटिव फोर्स इज कंजर्व्ड। ये क्वेश्चन 3 मार्क्स में उठा कर दे देते हैं और ये 9th में भी किया हुआ है, ऐसी बात नहीं है। CBSE में जो बच्चे कर आ रहे हैं उन्होंने ये वाला क्वेश्चन 10th क्लास 10th में किया हुआ है ये, व्हेन दे हैव दिस, सो 9th 10th में आप पढ़ चुके हैं ये तो। लेकिन यहाँ पर ये उधर पे तो सिर्फ ऐसे नॉलेज के लिए दे रहे थे क्वेश्चंस, बट यहाँ जब 11th में आते हो आप तो ये 3 नंबर का क्वेश्चन, और देखिए कितना आसान है, हमने कुछ नहीं किया, सीधा बोला लेट द बॉडी एम है, फ्रीली फॉल कर रही है सर्टन हाइट से और 0 एयर रेजिस्टेंस मान के चल रहे हैं। ए पॉइंट अबव द ग्राउंड है जहाँ से आपने मास को ड्रॉप किया है, सी पॉइंट जहाँ वो हिट कर रहा है, एच उसकी हाइट है पॉइंट की, बी कहीं बीच का है पॉइंट, और ये डिस्टेंस एक्स है। अगर ये डिस्टेंस एक्स है तो ये एच माइनस एक्स है। बस इतना कर लिया था। उसके बाद हमने पढ़ना शुरू किया कि ठीक है अब देखते हैं ए पॉइंट। सबसे पहले हमने पॉइंट ए ले लिया, पॉइंट ए पे हमने काइनेटिक एनर्जी ली तो हाफ एम वी ए स्क्वायर, वहाँ जो पोटेंशियल है सॉरी वेलोसिटी होगी, कहाँ ऊपर रेस्ट पे था वो बॉडी, तो काइनेटिक एनर्जी 0 गया बिकॉज वी ए इज 0। फिर पोटेंशियल एनर्जी की बारी आई तो एम जी हाइट ऑफ पॉइंट ए, हाइट ऑफ पॉइंट ए कितना था, एच था, सो मैकेनिकल एनर्जी इज इक्वल टू के ए प्लस यू ए 0 प्लस एम जी एच, ये आ गया। फिर पॉइंट बी लिया तो हमने काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट बी हाफ एम वी बी स्क्वायर, वेलोसिटी वहाँ कितनी है वो निकालने के लिए ए से बी जाते वक्त हमने देखा डिस्टेंस माइनस एक्स है, एक्सेलरेशन इतना है, वी बी जो फाइनल वेलोसिटी है वो हमको निकालनी है।
और इनिशियली वो रेस्ट पर था, वो फॉर्मूला में डाला और वहाँ से हमें VB² की वैल्यू आ गई, ये उठा के हमने यहाँ डाल दी एंड दिस वे काइनेटिक एनर्जी कितनी आई, mgx आ गई। फिर पॉइंट बी की बात की तो हाइट ऑफ पॉइंट बी देखना था, हाइट ऑफ पॉइंट बी कितना था, h माइनस x, ये डिस्टेंस था हाइट ऑफ पॉइंट बी। तो हमने उठा के वो वैल्यू यहाँ पे डाल दी, h माइनस, दोनों को प्लस करेंगे तो मैकेनिकल एनर्जी आएगी, सब कुछ कट के mgh आ गया। तो यहाँ से हमें दूसरी चीज़ हमें मिल गई कि बी पॉइंट पर भी जो मैकेनिकल एनर्जी आ रही है बच्चे, वो कितनी आ रही है, mgh आ रही है। फिर आते हैं सी पर, सी पे भी बस काइनेटिक का फॉर्मूला डाला, हाफ mvc²। अब ये हमको निकालना पड़ना था कि ये कितना है दिस पॉइंट। सो वेलोसिटी सेम वही इक्वेशन, ए से सी के रास्ते में ये कंडीशंस आ रही थी, तो ये वैल्यूज़ डाली तो हमारे को वेलोसिटी की वैल्यू 2gh आ गई, तो काइनेटिक एनर्जी फिर से mgh हो गई। सो पोटेंशियल एनर्जी दैट इज mghc, हाइट ऑफ पॉइंट सी, हाइट ऑफ पॉइंट सी इज 0 बिकॉज वो तो धरती के ऊपर ही है, सो UC इज इक्वल टू 0। फिर से यहाँ mgh आ गया। तो इन तीनों में ए पे, बी पे, सी पे, सब जगह मैकेनिकल एनर्जी आ रही है mgh, हेंस मैकेनिकल एनर्जी ऑफ फ्रीली फॉलिंग बॉडी अंडर कंजर्वेटिव फोर्सेस कंजर्व्ड। क्लियर? अब ये क्वेश्चन सिर्फ इसी पे नहीं आता है, दूसरा ये आपको इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी के लिए भी बोल देते हैं कि इसको भी प्रूफ करें कि ये जो पोटेंशियल एनर्जी है इसकी मैकेनिकल एनर्जी इज कंजर्व फॉर इलास्टिक स्प्रिंग ऑल्सो। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज अगेन, आपको क्वेश्चन फ्री फॉलिंग बॉडी का भी हो सकता है। आपका क्वेश्चन, व्हाट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी show that mechanical energy is conserved in a spring mass system if the spring is stretched and released। ओके, एक और चीज़ जो पिछले क्वेश्चन पे वापस जा रही हूँ मैं, इसमें ग्राफ आई डिडंट टेल यू। यहाँ देखो, अगर ए बी सी पॉइंट पर आप देखते हैं, कहाँ गया हमारा फिगर, ठीक है। सो यहाँ पर जो हाइट पर है तो पोटेंशियल एनर्जी जो है मैक्सिमम है यहाँ पर, राइट। यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है, तो इसका जो ग्राफ आएगा, कई बार एग्जाम में ग्राफ भी दे देते हैं कि मैकेनिकल एनर्जी वर्सेस द हाइट। सो एक स्टार बना के लिख देती हूँ, ग्राफ फॉर मैकेनिकल एनर्जी वर्सेस हाइट कैसा होगा। So if you see, if I take mechanical energy here and the height like this, ठीक है, ये मैं इधर को h ले रही हूँ और इस तरफ को मैं मैकेनिकल एनर्जी ले लेती हूँ। इस डायरेक्शन। अब आप देखो, आपके पास ए बी सी पॉइंट्स थे। यहाँ पर जब आप अगर ये देखोगे कि मैकेनिकल एनर्जी कौन सी वाली होगी, कितनी वैल्यू होगी मैकेनिकल एनर्जी की, वो भी हमें पता है कि जब ये H बिल्कुल यहाँ पर है, ठीक है, तो यहाँ इस पर इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, 0। जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे इसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती जाएगी और मैक्सिमम कहाँ हो जाएगी, हाइट H पे हो जाएगी। तो जैसे जैसे आप इसको बढ़ाओगे, ये हाइट बढ़ाते जाओगे, तो दिस टाइप ऑफ कर्व यू विल गेट फॉर द पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। और ये मान लीजिए दिस इज हाइट HEIGHT हाइट पे लिया, इस पे ये मैक्सिमम इसकी वैल्यू आ गई। ये आपका हो गया पोटेंशियल एनर्जी का। काइनेटिक एनर्जी की बात करते हैं। ओके, दिस इज व्हाट आपकी पोटेंशियल एनर्जी ऐसे धीरे 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 बढ़ती है और मैक्सिमम वैल्यू उसकी कितनी जाती है,
दिस इज mgh, इसकी मैक्सिमम वैल्यू होती है, ये इसके करस्पॉन्डिंग है ना, तो ये पोटेंशियल एनर्जी की मैक्सिमम वैल्यू होगी। काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो जब ऊपर से ऊपर तो रेस्ट पे थी, जब आपने गिराया वो जाके हिट करती है, तो जैसे धरती ने उसको अपनी तरफ खींचा, उसकी वेलोसिटी बढ़ती है, मैक्सिमम वेलोसिटी इज हियर। सो इधर पर जो काइनेटिक एनर्जी, जैसे जैसे आप इसकी हाइट को यहाँ कम करेंगे, तो दिस इज़, अगर काइनेटिक एनर्जी की बात करेंगे तो कहाँ पर वेलोसिटी ज़्यादा है, ग्राउंड पे, यानी हाइट जब ज़ीरो है, तो पोटेंशियल एनर्जी का जो ग्राफ होगा, सॉरी काइनेटिक एनर्जी का जो ग्राफ होगा, इट विल गो समथिंग लाइक दिस। मैक्सिमम हाइट पे जाकर वो ज़ीरो हो गया था, और यहाँ पर mgh ही रहना, इसने टोटल तो हमारा mgh ही आ रहा है, इसकी ये इसकी ये दिस इज मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी, है ना। कहाँ पर है, जब हाइट ज़्यादा है। यहाँ पर दिस इज द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, ये कब है, जब वो ओरिजिन पे है, दैट मीन्स ये स्टार्टिंग पॉइंट पर आपके इस पे है, ठीक है। तो यहाँ पर मैक्सिमम हो गई काइनेटिक एनर्जी, और हाइट h पर मैक्सिमम हो गई। तो इस तरह का ग्राफ जो है, ये आपका काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ है। जैसे जैसे आप ऊपर जाते जाओगे काइनेटिक एनर्जी कम हो रही है, जैसे जैसे आप ऊपर जाते जाओगे पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो रही है। सो दिस इज द ग्राफ यू हैव फॉर मैकेनिकल एनर्जी वर्सेस द हाइट। तो इनका सम जो है दैट इज ऑलवेज कांस्टेंट। ओके, अब आ जाते हैं अपने नए क्वेश्चन के ऊपर। स्प्रिंग मास सिस्टम लेते हैं, इसमें क्या सीन चल रहा है देखें। अब यहाँ पर आपको बोला है कि कंजर्वेटिव फोर्स है, इसको एक्सप्लेन करें। तो आप यहाँ पे जैसे एक्सप्लेन किया था, उसमें पहले तो स्टेटमेंट लिखनी है, वो तो आप सेम वही लिखेंगे जो हमने सबसे पहले क्वेश्चन में लिखी है, स्टेटमेंट, ठीक है। स्टेटमेंट किसकी लिखोगे आप, लॉ ऑफ कंजर्वेशन, है ना, लॉ ऑफ कंजर्वेशन। मैं अभी बार बार नहीं लिखूंगी, आप खुद स्टेटमेंट लिखेंगे, ठीक है। अब आ जाते हैं इसका स्प्रिंग मास सिस्टम को, देखते हैं कि इसमें मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व्ड है या नहीं। सो व्हाट विल डू इज, एक ब्लॉक ले लेंगे अटैच टू अ फ्री एंड ऑफ द इलास्टिक स्प्रिंग विद अ स्प्रिंग कांस्टेंट के। आप इसमें एक लेट अ ब्लॉक of mass m is attached to the free end of an elastic spring। elastic spring लेते हैं, this is a rigid support, ठीक है। यहाँ से ये स्प्रिंग हो गया, इसका मास आपका m है। फिर इसको खींच के हम यहाँ ले गए। मान लीजिए ये डिस्टेंस जो है x डिस्टेंस हमने यहाँ से मूव कर दिया, हमें पता है हाफ के एक्स स्क्वेयर आता है। यहाँ x इज़ इक्वल टू, इसके केस में x इज़ इक्वल टू 0, यहाँ पे x इज़ इक्वल टू से जो एक्सटेंशन इसका आ रहा है दैट इज़ xm, मैक्सिमम डिस्टेंस यहाँ से गया। जब इसको छोड़ते हैं तो ये वापस अपनी रेस्टोरिंग फोर्स इस पे एक्ट करता है। सो दिस एफ रेस्टोरिंग फोर्स, जो स्प्रिंग फोर्स है, वो इसको क्या करता है, वापस यहाँ लाने की कोशिश करता है, लेकिन इनर्शिया ऑफ मोशन के कारण वो वहाँ रुकता नहीं है, एंड इट कम्स लाइक दिस समवेयर हियर। ये डिस्टेंस भी कितना है, ये एक्स डिस्टेंस के बीच में ऑसिलेट करता रहता है, ठीक है। ये इसकी इनिशियल पोजीशन है। नाउ लेट x जो है, इट इज़ अ डिस्टेंस ऑन राइट हैंड साइड ऑफ इक्विलिब्रियम पोजीशन, distance on right hand side of equilibrium position
to which spring mass system is stretched. ये आपका रिजिड सपोर्ट है, जहाँ से इसके एक एंड ऑफ द स्प्रिंग को हमने बांधा हुआ है. सो इसको ऐसे स्ट्रेच किया है. सो एट एक्स डिस्टेंसेस का हमने मान लिया, एक्स एम ले लेते हैं. दिस इज द मैक्सिमम डिस्टेंस, maximum distance on right hand side of equilibrium to which spring mass system is stretched. इसको आपने यहाँ को stretch कर दिया है. Now at this point elastic potential energy is आपका कितना होता है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, दैट इज इक्वल टू हाफ के एक्स एम स्क्वेयर, where k is your spring constant. ठीक है, स्मॉल k है, ये स्प्रिंग कांस्टेंट है. सो जैसे ही हम एक्सटर्नल फोर्स को रिमूव कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, जो रेस्टोरिंग फोर्स है या स्प्रिंग फोर्स है वो उसको मास को वापस इक्विलिब्रियम पोजीशन पर लाने की कोशिश करती है. सो एज external force is removed, the spring force Fs brings the mass m back to equilibrium, but due to inertia of motion, आपके inertia of motion के कारण क्या हो जाएगा, this bond जो move towards the equilibrium से, और जैसे चलिए वो तो बात की, inertia of motion के कारण क्या हो जाएगा, ये ब्लॉक वहाँ रुकेगा नहीं, it will go to the other end, it moves towards the left. So but due to inertia of motion, block moves to left hand side of equilibrium. Here right hand side में क्या है, potential energy is maximum and it start decreasing, and you have here starts decreasing, और kinetic energy जो है वो क्या हो जाती है, increase हो जाती है. equilibrium position मान लीजिए O है, if O is equilibrium position, फ्रॉम, ये मान लेते हैं x, ये मान लेंगे x डैश, फ्रॉम x टू O, जो पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम एट x and start decreasing, whereas kinetic energy increases. ठीक है, और जो from O to x dash, kinetic energy is maximum at O and start decreasing, whereas potential energy increases. Yeah, kinetic energy increases and become
maximum at O increases and become maximum at x dash. ये तरह से पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक्स में मूव होती रहती है. अब देख लेते हैं एक्सट्रीम पोजीशन की बात कर लेते हैं. ठीक है. सो एट एक्सट्रीम पोजीशन, therefore at extreme positions, कौन सी, x and x dash, potential energy is equal to half k xm square and kinetic energy is equal to 0. This is what we have. So therefore mechanical energy will be equal to u plus k, which is equal to half k xm square. मैकेनिकल एनर्जी ये हो जाएगी. कहाँ पर है ये, एक्सट्रीम पोजीशंस पे, राइट. अब हम ले लेते हैं कोई आर्बिट्ररी पोजीशन ले लेते हैं. लेट x इज आर्बिट्ररी पोजीशन, बीच में कोई एक पोजीशन ले लेते हैं. तो वहाँ पर जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो तो सिंपल है, दैट विल बी इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर, क्योंकि एक्स डिस्टेंस पे ली है ना. पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी वहाँ पे, दैट विल बी इक्वल टू हाफ मास जो भी है बॉडी का, वेलोसिटी एट एक्स डिस्टेंस का स्क्वायर, वी एक्स स्क्वायर हो जाएगा. ठीक है. वी डोंट नो व्हाट द वेलोसिटी इज. So mechanical energy will be equal to what? So the mechanical energy will be equal to half k x square plus half m, the velocity at that point का square. This is what we have. ये mechanical energy इसकी आएगी. In between this is what we have. Now at equilibrium, जो डिस्प्लेसमेंट है दैट विल बी इक्वल टू 0. सो इक्विलिब्रियम पे x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0. ठीक है. सो द काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर कितनी हो जाएगी, दैट विल बी इक्वल टू हाफ k इंटू 0 का स्क्वायर. सो पोटेंशियल एनर्जी 0. काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी इसकी, दैट विल बी हाफ m वेलोसिटी एट द इक्विलिब्रियम का स्क्वायर. वी डोंट नो व्हाट इज द वेलोसिटी एट द इक्विलिब्रियम. So mechanical energy will be equal to what? Mechanical energy will be equal to half m velocity at O का square. Now if you see here, ये यहाँ पर mechanical energy की वैल्यू कितनी आ रही थी, हाफ के xm square. So I can substitute from here. ये A हो गई, ये मेरी B हो गई, ये हमारी C हो गई. सिर्फ हमने यहाँ पर वेलोसिटी सी डालनी थी, मैकेनिकल एनर्जी. सो फ्रॉम ए एंड सी हम क्या लिख सकते हैं, आई कैन राइट हाफ के एक्स एम स्क्वेयर इज इक्वल टू हाफ एम वी ज़ीरो स्क्वेयर. सो दिस हाफ एंड हाफ इज गोइंग टू गेट कैंसल. सो दिस वी ज़ीरो स्क्वेयर विल बी इक्वल टू k upon m xm square. Like this I can write, or this v0 can be written as xm under root k by m. So if you see here, v is proportional to the maximum displacement. v ये constant है, ये constant है. v0 is proportional to maximum displacement. Therefore v0 is the maximum velocity at equilibrium. ये मैक्सिमम वेलोसिटी होगी. इसका भी अब ग्राफ देख लेते हैं. ग्राफ इसका इस तरह से आएगा. इफ यू ड्रॉ द ग्राफ फॉर अ मैकेनिकल एनर्जी एंड, क्योंकि इक्विलिब्रियम के दोनों तरफ जा रहा है वो,
दिस इज़ द इक्विलिब्रियम पोजीशन. नाउ जो पोटेंशियल एनर्जी है वो कहाँ पर है? एक्सट्रीम पोजीशन पर मैक्सिमम है. ठीक है, और इट्स प्रोपोर्शनल. हाँ, पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं तो हम पढ़ चुके हैं पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ कैसा होता है. द पोटेंशियल एनर्जी इज हाफ के एक्स स्क्वेयर. पैराबोलिक होगा. सो ग्राफ विल बी लाइक दिस, पैराबोलिक. ये आपकी होगी पोटेंशियल एनर्जी. ठीक है, स्प्रिंग मास की पोटेंशियल एनर्जी इज लाइक दिस. और ये कहाँ पर मैक्सिमम है? ये एक्सट्रीम पोजीशंस पर. दिस इज माइनस एक्स एम इस तरफ ले लेते हैं, एक्स एम प्लस एक्स एम इस तरफ हो गया. तो ये इसकी पोटेंशियल है. तो यहाँ पर ये एक्सट्रीम पोजीशन पर इनकी वैल्यू है. दिस इज माय मैकेनिकल एनर्जी. जो काइनेटिक एनर्जी है उसका क्या था? यहाँ पर ज़्यादा है, वहाँ कम है. दिस लाइक दिस. आप इसको चाहे मेन पोजीशन पे उसकी वेलोसिटी ज़्यादा थी, इसको थोड़ा सिमेट्रिक बना लेना. ठीक है, सो दिस इज़, ये काइनेटिक एनर्जी का कर्व है और ये आपका पोटेंशियल एनर्जी का कर्व है. और मैकेनिकल एनर्जी इज नेट इज टोटल. सो दिस इज ई. मैकेनिकल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक प्लस पोटेंशियल. ये इसके लिए फॉर अ स्प्रिंग मास सिस्टम दिस टाइप ऑफ ग्राफ विल हैव. ठीक है, अब आते हैं नया चीज़ क्या पढ़नी है हमने. दैट इज़ मास एनर्जी इक्विवेलेंस. सो आइंस्टाइन ने एक रिलेशन दिया था कि मास को हम कन्वर्ट कर सकते हैं एनर्जी में, एंड एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू मास बाय अ रिलेशन E इज इक्वल टू mc स्क्वेयर. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज what is mass energy? Mass energy equivalence. So according to Einstein, आइंस्टाइन के हिसाब से मास एंड एनर्जी आर इंटर कन्वर्टेबल. सो इन्होंने कहा था कि अगर कोई बॉडी जो है, इफ इट इज मूविंग विद द स्पीड ऑफ लाइट, देन the energy generated E is equal to mc square. This was the relation given by Einstein. Interconvertible. So energy equivalent to mass is given by this relation, where this is energy equivalent to mass m, and c is the velocity of light. इसमें बड़ा अच्छा सा दो एग्जाम्पल्स मैं बता देती हूँ. वैसे आपको इतना डिटेल में इसको जानने की वैसे ज़रूरत नहीं है. अभी 11th क्लास में सिर्फ ये रिलेशन आपको पता होना चाहिए. एंड एक एग्जाम्पल हम एनहिलेशन ऑफ मैटर देखें. एक एग्जाम्पल के लिए मैं लेती हूँ. ये हम जब 12th में फर्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे तब भी एग्जाम्पल होंगी. एनहिलेशन ऑफ मैटर, कि जब एक इलेक्ट्रॉन और एक पॉजिट्रॉन, ठीक है, कंबाइन होते हैं, दे कंबाइन विद ईच अदर, ये एक दूसरे को डिस्ट्रॉय कर देते हैं
and converted into an energy released in a form of annihilation जब इनका होता है, then they are released in a form of gamma rays. ठीक है, 2 gamma rays जो है रिलीज होंगी. ये annihilation electron and positron when combined together they destroy each other and then convert into a 2 gamma rays. And this phenomena is called as annihilation of matter. तो इसको कोई ज़्यादा एक्सप्लेनेशन देने की ज़रूरत नहीं, इतना ही लिखोगे. annihilation of matter, the electron and positron they combine and destroy. यहाँ लिख सकते हैं annihilation, ब्रैकेट में लिख लीजिए. Combine and destroy, producing 2 gamma rays. This phenomenon is called annihilation of matter. दूसरा pair production कर सकते हैं. pair production, this is also there, कि 2 gamma rays जो हैं interact with the nucleus of an atom and give rise to, अगर ये आपका this is a nucleus of atom और यहाँ पे 2 gamma rays आती हैं, तो then they give rise to 1 electron and 1 positron. That is called the process in which a photon energy interact with the nucleus of an atom and give rise to an electron and proton. Here 2 gamma rays interact with nucleus of atom and give rise to electron and positron. ठीक है, यहाँ पे जो एनर्जी रिलीज हो रही है, यहाँ ईच फोटोन की एनर्जी भी हम निकाल सकते हैं. हमें मालूम है जो इलेक्ट्रॉन का मास कितना है, पॉजिट्रॉन का मास कितना है, वो दोनों चीज़ें हमें पता है. सी वेलोसिटी ऑफ लाइट से वो मूव कर रहे हैं, तो वी कैन फाइंड आउट कि यहाँ जो एनर्जी जनरेट होगी वो कितनी होगी, क्योंकि 2 गामा रेज आती हैं. तो उतना डिटेल में नहीं जाने की ज़रूरत है. इलेक्ट्रॉन का जो मास है दैट इज़ 9.1 इंटू 10⁻31 kg. इसका भी 9.1 इंटू 10⁻31 kg. दोनों का मास 2 टाइम्स हो जाएगा. और मूव किससे कर रहे हैं? मूविंग विद द स्पीड ऑफ लाइट. तो एनर्जी यहाँ से कैलकुलेट की जा सकती है कितना होगा. और अगर आपको एनर्जी पता है, स्पीड पता है, तो हम इन दोनों के मासेस निकाल सकते हैं. तो इस तरह से मास एनर्जी के इनके एग्जांपल्स में ये वैल्यूज़ जो हैं वो निकाली हुई हैं. पर आपको इतना डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है. यहाँ मैं थोड़ा सा कर देती हूँ दैट जो मास है m की जो वैल्यू होगी इस केस में दैट विल बी मास ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस मास ऑफ पॉजिट्रॉन विच विल बी इक्वल टू 2 टाइम्स कितना हो जाएगा 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg. ठीक है. और c तो आपको पता ही है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड है. इन दोनों की हेल्प से आप एनर्जी कितनी जनरेट हो रही है, 2 गामास रेज निकल रही है तो उसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो एक एक की पता लग जाती है एनर्जी कितनी है. सो यहाँ E इज़ इक्वल टू mc² करके कैलकुलेट कर लेना. इसकी वैल्यू सम अबाउट जब इनको मल्टीप्लाई करोगे आप तो ये एनर्जी आएगी आपकी 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट. ठीक है. तो क्योंकि 2 हैं, 2 फोटॉन्स हैं, 2 फोटॉन्स गामा रेज हैं आपके, है ना. फॉर सेम चीज़ ही है 2 गामा रेज और आई कैन से फोटॉन. देन एनर्जी ऑफ फोटॉन कितनी हो जाएगी 1.02 डिवाइडेड बाय 2. इट इज़ 0.51
मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये कोई नहीं आपको देगा, बट जस्ट समझाने के लिए मैंने कर दी। यहाँ पर आप पहले एनर्जी जो है, दोनों की एनर्जी कितनी है, हियर द एनर्जी ऑफ दिस फोटॉन्स इज इक्वल टू, दोनों का 2 टाइम्स करेंगे, या सीधा हम लिख सकते हैं 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, और ये सी वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मास निकालना है। तो यहाँ पे आप कर दो कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस मास ऑफ पॉजिट्रॉन इज इक्वल टू 2 टाइम्स मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ले लीजिए चाहे, है ना। ये यही निकालना है आपको। वैसे तो मान लीजिए दिस इज 2 टाइम्स नहीं भी ले रहे हैं अभी फ़िलहाल, चलो 2 टाइम्स आ जाएगा। एनर्जी कितनी है 1.02 m मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सी कितना है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। तो आप यहाँ से इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। E इज़ इक्वल टू mc², फॉर्मूला तो वही लगना है, E इज़ इक्वल टू mc²। E की जगह पर आप ये वैल्यू डालिए, m की जगह पर आप 2m डालिए, c² की जगह पे आप वैल्यू डालिए। तो यहाँ से आप वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली इट विल कम आउट टू बी 9.1 × 10⁻31 kg ही आएगी। ठीक है, चलो ये तो हुआ इसका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अब इसकी अगर मान लीजिए आपको, ये तो एग्जांपल मैंने कोट किए, एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज़ मास एनर्जी इक्विवेलेंस एंड डिराइव आइंस्टाइन मास एनर्जी इक्वेशन। ठीक है, डिराइव करने को तो डेरिवेशन आ जाती है आपको, तो आपको ये डिराइव करना पड़ेगा। सो डिराइव Einstein's mass energy equivalence। अगर आपसे ये दे दिया क्वेश्चन इस तरह से कि इसको डिराइव करो, दैट इज़ E इज़ इक्वल टू mc²। तो एक आइंस्टाइन ने जो है थियरी, आइंस्टाइन ने जो मास की वेरिएशन बताई थी फ्रॉम थियरी ऑफ रिलेटिविटी में, कि जो मास है जब बॉडी वेलोसिटी ऑफ लाइट से मूव करता है तो उसका मास जो है वो चेंज हो जाता है। उसको यूज़ करते हुए आपने ये रिलेशन, एक रिलेशन उन्होंने दिया था, क्योंकि यहाँ पर स्पीड जो है वो कितनी है, स्पीड ऑफ लाइट है। सो अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन, according to Einstein, mass of a body changes when it moves with the speed of light by the relation m is equal to m0 upon √1 minus v² upon c². This is what was the relation given. m0 is rest mass, c is the velocity of light, 3 × 10⁸ meter per second. So whenever the body is moving relative to, with the speed of light in with the speed relative to speed of light, with the speed relative to speed of light, स्पीड उसके साथ काफ़ी, ये चीज़ हमने पहले भी एक चैप्टर में मैंने आई हैव एक्सप्लेन्ड यू ऑल दैट, कि स्पीड ऑफ लाइट इससे कंपेरेबल हो जाती है, तो उसका मास जो है वो वेरी करता है। सो दिस मास एंड के लिए अब ये चीज़ उन्होंने ली, तो इधर से उन्होंने क्या किया, इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। क्या होता है, दिस स्क्वेयरिंग बोथ द साइड्स, ये मेन थी। तो स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, ये आ गया m √1 माइनस v² अपॉन c² का भी स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर इज इक्वल टू m0 का स्क्वायर, स्क्वायरिंग बोथ साइड हो गया। दिस विल बी इक्वल टू योर m² 1 माइनस v² अपॉन c² √ चला गया इज इक्वल टू m0²। इसको और सिंपल अगर हम करना चाहें तो व्हाट वी कैन डू इज़ हियर
दिस विल बी इक्वल टू योर एम स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इज इक्वल टू एम ज़ीरो स्क्वायर. सी स्क्वायर को दूसरी तरफ शिफ्ट कर देते हैं. दिस विल बी एम स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर वी स्क्वायर इज इक्वल टू एम ज़ीरो स्क्वायर सी स्क्वायर. लाइक दिस वी कैन राइट. नाउ डिफरेंशिएटिंग both the side and assuming m0 and c as constant. Differentiating both sides and assuming m0 and c as constant. क्या हो जाएगा? पहला वाला ये है तो पहले फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफरेंशियल ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड फंक्शन इंटू डिफरेंशियल सी तो कांस्टेंट ही, इसमें सिर्फ यही वेरिएबल है. सो इट विल बी 2m dm हो जाएगा. सी स्क्वायर तो कुछ होगा नहीं, कांस्टेंट है तो वो सी स्क्वायर वैसे ही रह जाएगा. माइनस इस वाले में वेलोसिटी भी वेरिएबल है, ये दोनों चीज़ें. सो दिस विल बी इक्वल टू, अगर इसको फर्स्ट फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं तो इट विल बी 2m dm. वी स्क्वायर वैसे ही रहने देते हैं प्लस, लेकिन बाहर माइनस का साइन इसलिए ये माइनस हो जाएगा. 2v dv और m स्क्वायर को कांस्टेंट मानते हैं. इसमें एक बार इस वाले में क्या किया, v को कांस्टेंट माना, m को डिफरेंशिएट किया, यहाँ v को मास को कांस्टेंट माना और v को करा. इज इक्वल टू m0 स्क्वायर c स्क्वायर. दिस इज़ व्हाट वी हैव. नाउ इन सबके पास क्या है, 2m यहाँ पर आ रहा है. ओके, दिस इज़ कांस्टेंट, दिस इज़ कांस्टेंट, तो ये तो सीधा ही ज़ीरो हो जाएगा. दोनों चीज़ें कांस्टेंट हैं तो ये ख़त्म हो गया. सबके पास 2m था, मैंने 2m को बाहर निकाल लिया तो क्या बचता है आपके पास, c स्क्वायर dm माइनस वी स्क्वायर. अच्छा, यहाँ dm ने यहाँ पर एक सेकेंड, हाँ, v स्क्वायर dm और यहाँ बचेगा आपका माइनस एम वी डी वी इज इक्वल टू ज़ीरो. सो 2m इज़ ऑल्सो, इसको भी भेज देते. 2m इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, इट मीन्स ये ब्रैकेट वाला टर्म इज़ इक्वल टू ज़ीरो. तो सी स्क्वायर डी एम माइनस वी स्क्वायर डी एम माइनस एम वी डी वी इज़ इक्वल टू ज़ीरो. और आई कैन राइट सी स्क्वायर डी एम इज़ इक्वल टू, ये नेगेटिव वाले उधर भेज देते हैं, वी स्क्वायर डी एम प्लस एम वी टी वी. तो ये एक एक्सप्रेशन हमारे पास आई. कोई नंबर डाला नहीं ना अभी हमने, इसको फर्स्ट इक्वेशन डाल दें. नाउ अगर F अप्लाइड फोर्स है और dx डिस्प्लेसमेंट है, देन वर्क एनर्जी थ्योरम के नाम से चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या होगा. सो लेट if F is applied force and dx is displacement, then by work energy theorem, work is equal to, वर्क क्या होता है, वर्क इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी. सो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी निकाल लेते हैं हम. चेंज इन काइनेटिक एनर्जी दैट इज DE, जो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी दैट विल बी इक्वल टू वर्क कितना है, the force and the displacement same direction में dot product. Force is equal to what, F and dx same direction. Now this d by dt of force is equal to rate of change of momentum only na, d by dt. I can write dp by dt into dx. नेक्स्ट स्टेप में I can write d by dt of mv dx ऐसे लिख सकते हैं. अब इसको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं. तो आपको याद है न्यूटन सेकेंड लॉ में आपको बताया था कि यहाँ पर मास चेंज हो रहा है तो आप इसको
कांस्टेंट नहीं निकाल सकते, तो फर्स्ट फंक्शन इनटू डिफरेंशियल ऑफ सेकंड करेंगे. दिस विल बी इक्वल टू m dv बाई dt प्लस v dm बाई dt. ये होगा आपका न्यूटन सेकेंड लॉ डिफरेंशिएशन के हिसाब से. इनटू दिस dx इज देयर. अब dx को अंदर कर दीजिए. दिस विल बी इक्वल टू m dv. dx बाई dt लिखा जा सकता है प्लस v dm. dx बाई dt लिखा जा सकता है से. dx को अंदर किया. दिस विल बी इक्वल टू व्हाट, mv dv. और ये हो जाएगा v स्क्वायर dm because dx by dt is equal to velocity. This is what we have. Now this is what, this is change in, this is second. जबकि ये एक्सप्रेशन हम इक्वेशन 1 में देखो क्या लाए थे. v square dm mv dt is equal to c square dm. So from 1 and 2, from 1 and 2 आप लिख सकते हैं कि dE is equal to c square dm. So let mass changes from m0 to m let mass changes आपने यहाँ पे लिया. मास ऑफ द बॉडी जो है वो इंक्रीज हो गई है ना. इंक्रीजेस, चेंजेस की वजह सीधा बोलते हैं. मास इंक्रीजेस फ्रॉम m0 to m as kinetic energy increases from 0 to e, because पहले रेस्ट पे था, रेस्ट मास पे 0 और फाइनली वो एनर्जी e. सो ये इक्वेशन कैसे हो जाएगी, इंटीग्रेटिंग डी ई कहाँ से 0 से e विल बी इक्वल टू इंटीग्रेटिंग c स्क्वायर डी एम कहाँ से m0 से m. सो दिस विल बी इक्वल टू व्हाट, डी ई का आंसर आ जाएगा e लोअर लिमिट अपर लिमिट, c स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, डी एम का आंसर आएगा m लोअर लिमिट अपर लिमिट. सो दिस विल बी इक्वल टू e minus 0 is equal to c square m minus m0. m0 c square is a rest mass. e is equal to mc square minus m0 c square. रेस्ट मास है मतलब वेलोसिटी नहीं है इसकी. सो दिस विल बी mc स्क्वायर इज e. ये आपका आइंस्टाइन की इक्वेशन आ गई. m0 c square will be equal to 0 as m0 is रेस्ट मास. तो रेस्ट पे है वो, उसकी स्पीड वेलोसिटी आएगी नहीं है. m0 is square is this is the Einstein's relation. आप बच्चे इसमें थोड़ा सा और जो आपने, मैंने पावर वाले क्वेश्चंस, अच्छा इसमें कुछ चीज़ें हैं जो आपने कर लेनी है. वेरियस फॉर्म ऑफ एनर्जी आप पढ़ लेंगे, सिंपल सी है अपनी बुक में से कि कहाँ जैसे बल्ब चल रहा है तो इलेक्ट्रिक एनर्जी कन्वर्ट हो रही है लाइट एनर्जी में. पंखा चल रहा है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज चेंजिंग इनटू मैकेनिकल एनर्जी. डैम्स में पानी रोक के रखा हुआ है तो पोटेंशियल एनर्जी है, उस से गिरता है पानी, वो टरबाइन हिलाती है, काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होती है तो टरबाइन घूमता है. उसके बाद के घूमने से काइनेटिक एनर्जी में हो गई, उसके बाद वो जनरेट करती है इलेक्ट्रिसिटी, तो इलेक्ट्रिक एनर्जी में. तो ये कन्वर्जन सारे आपने कर लेने हैं, ठीक है. ये मैं नहीं करवा रही हूँ. द लास्ट 18. चलो आज के लेक्चर के लिए इतना ही करते हैं. कल हम जो है पावर एंड कुछ न्यूमेरिकल्स कवर करेंगे इसी पार्ट के, ठीक है. सो टिल देन हैव अ नाइस डे. थैंक यू.